आपकी जो स्टाइफंड इनकम है वो प्योरली टैक्स फ्री इनकम है। डोंट लूज़ योर हार्ड अर्न्ड मनी। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कोरोना में, तो आपके इस पैसे को लूज़ मत करिए। गेट इट बैक विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंटरेस्टिंगली आपको डिपार्टमेंट 6% इंटरेस्ट भी देता है उसके ऊपर, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू टिल द डेट ऑफ ITR फाइलिंग। डॉक्टर्स प्रोफेशन इज द मोस्ट ट्रस्टेड फेथफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सर नोटिस आया तो नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आप लोगों ने कोरोना 19 को मात दिया है, कोरोना 2020-2021 के अंदर, और अब 2022 की तरफ कोरोना जा रहा है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों की तैयारी जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे है। आप लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है इस कोरोना को मात देने के लिए। इतने कम समय में आप लोगों ने इसकी दवा ढूंढ दी। आप लोगों ने इतने कम समय के अंदर इसका इलाज और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करी। वहाँ पे आपने अपना और अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी। इसके लिए मैं आपका सर झुका के अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अजय अग्रवाल आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है आप लोगों का स्टाइपेंड। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन, PG या फिर MCH DM, उस दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है। आम तौर पर देखा गया है कुछ राज्यों में इसको टैक्स लगाया जाता है एज अ सैलरी या फिर एज अ कंसल्टेंट। हकीकत की बात ये है कि ये स्कॉलरशिप इनकम है। स्टाइपेंड इनकम को स्कॉलरशिप इनकम माना गया है बहुत से कोर्ट जजमेंट के द्वारा, जिसमें इसको कंप्लीटली एग्जम्प्ट इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10 सब सेक्शन 16 के अंदर इसको प्योरली एग्जम्प्ट इनकम माना गया है। मैं ये बात सिर्फ अपनी इच्छा से या मेरे मन से नहीं कह रहा। इसके पीछे मैंने कम से कम 5000 पन्नों का स्टडी किया है, जिसके अंदर आपका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कुछ लेटर्स आते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। कई कॉलेजेस में हमने RTI लगाई, कुछ इनकम टैक्स विभाग से हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, कुछ अलग अलग राज्यों के कोर्ट जजमेंट जो थे, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ से कई कॉलेजों से हमने कोर्ट जजमेंट्स और कॉलेजों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। कई सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंक्वायरीज करी। बहुत सारे आप लोगों के जो एजुकेशन लीव के जो लेटर्स होते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट लेटर्स होते हैं, वो इकट्ठा किया। यहाँ तक कि जो मेडिकल काउंसिल PG रेगुलेशंस हैं उसको स्टडी किया हमने। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन, PG, MCH, DM, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। दैट्स अ कम्प्लीटली एग्जम्प्ट इनकम। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हाँ, सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। क्या सर, अगर ये स्टाइपेंड इनकम है, एग्जम्प्ट इनकम है, तो कॉलेज हमारा TDS क्यों काटता है? सर, यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क आ गया अंडरस्टैंडिंग का। कॉलेज ने उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग ली? कॉलेज ने अपने आप को कितना सेफ रखना चाहा इसके अंदर? कॉलेज के पीछे क्या आप पढ़े? क्या कोई एसोसिएशन पढ़ा कॉलेज के पीछे कि वाई दिस शुड नॉट बी टैक्स्ड एंड वाई इफ इट इज़ बीन टैक्स्ड वाई यू आर ऑन विच सेक्शन यू आर टैक्सिंग इट? कई सवाल ऐसे भी उठते हैं, सर हमारे स्टेट में तो कोई कोर्ट जजमेंट ही नहीं है, तो हम पे तो लागू होगा नहीं, तो हमारा तो टैक्सेबल ही रहेगा हमारा स्टाइपेंड इनकम। सर, वन नेशन वन टैक्स, ये स्लोगन जो है ये सिर्फ GST पे नहीं, इनकम टैक्स पे भी लागू होता है। यानी आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो सेंट्रल लॉ है, वो स्टेट लॉ नहीं है। हर स्टेट अपनी मर्जी से कोई इसका तोड़ मोड़ नहीं निकाल सकता। ये एक सेंट्रल लॉ है, हर को एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में फॉलो करना पड़ेगा। वी आर इन इंडिया, वी आर नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे हर स्टेट का अपना अपना लॉ है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे एक संविधान है और इनकम टैक्स एक्ट सेंटर का है, यानी हर स्टेट में एक ही रूल्स फॉलो होंगे। चलो, एक बार तो आपका मान भी लिया क्या कि सर हमारे स्टेट में तो है नहीं। ठीक है, आपके स्टेट में नहीं है, चाहे है भी तो पूरे स्टेट में एक जैसा रूल फॉलो होना चाहिए। यानी एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई कॉलेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल कॉलेजेस आ रहे हैं, देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लॉ। ओके, राजस्थान का एग्जांपल देता हूँ। जयपुर के अंदर SMS है, अजमेर के अंदर JLN है। जयपुर सेक्शन 192 यानी उसको सैलरी मानते हुए उस पर TDS काट रहा है। वहीं JLN अजमेर उसको 194 JB यानी प्रोफेशनल इनकम मानते हुए, कंसल्टेंट इनकम मानते हुए उस पर सीधा सीधा 10% टैक्स काट रहा है। ये क्या?
मतलब अब तक तो हम ये कह रहे थे कि हमारे स्टेट का जजमेंट नहीं है, तो अब हम ये कहें हमारे ज़िले का जजमेंट नहीं है। सर, ये कुछ नहीं है, लैक ऑफ स्टडी है, लैक ऑफ टेकिंग द रिस्क है। एंड आई एम नॉट सेइंग रिस्क, दिस इज़ नॉट अ रिस्क। ये एक समझने वाली बात है कि एक सेंट्रल लॉ है सर। फिर कोई कन्फ्यूजन भी तो नहीं है ना। आपके कॉलेज वाले कहते हैं सर बेसिक और डीए दे रहे हैं ना, तो उस पर वो सैलरी ही मानी जाती है। मान लिया, ठीक है, मान लिया, पर ये बात इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि बेसिक और डीए सैलरी का ही पार्ट होता है? क्या सैलरी को डिफाइन किया हुआ है आपने? कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है सर, मुझे बता दो। सर सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स विच इज़ अ चार्जेबल सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो ये कहता है कि 5 हेड में टैक्स लगाएंगे। फर्स्ट वन इज सैलरी, सेकंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज बिजनेस इनकम, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन, फिफ्थ वन इज अदर सोर्स। उसके अलावा जो भी इनकम एग्जेम्प्ट हैं उसको स्पेसिफिकली हमने डिफाइन कर रखा है सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10(16) के अंदर आपने साफ कह रखा है स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्ट। ये लाइन लिखी हुई है। स्कॉलरशिप को आपने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हाँ कई सारे कोर्ट जजमेंट्स में इसको डिफाइन किया गया है। स्टाइफंड को भी कई सारे कोर्ट जजमेंट्स में डिफाइन किया गया है और वहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है स्टाइफंड परटेक्स द मीनिंग ऑफ स्कॉलरशिप व्हेन इट इज गिवन टू अ मेडिकल स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट वेदर और नॉट दे आर गेटिंग एनी डिग्री, डिप्लोमा और नॉट। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो ये कि उस पर रिसर्च होना चाहिए, दैट शुड बी फॉर द एजुकेशन। सर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, आप एंट्रांस एग्जाम दे के आते हो, यूँ नहीं आते। आप आरपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम दे के नहीं आ रहे, आप एम्प्लॉयमेंट का जॉब एग्जामिनेशन दे के नहीं आ रहे, आप एडमिशन एजुकेशन का एग्जाम दे के आ रहे हैं। उसके बाद आप कॉलेज की फीस भी भरते हैं, चाहे वो नॉमिनल हो, 1000 रुपये हो, 5000 हो, 10,000 हो, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस। हर कॉलेज का, हर स्टेट का अलग अलग रूल है। फीस तो दे रहे हो ना। और क्या 3 साल 4-5 साल होने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी? नहीं, आपको अपनी थेसिस जमा करनी पड़ेगी। थेसिस कौन सी? जो पिछले 3 साल में आपने पेशेंट्स देखे हैं, जो पिछले 3 साल में आपने पेशेंट्स देखे हैं, उसके ऊपर आपको थेसिस बना के जमा करनी पड़ेगी। इट मीन्स फॉर द लास्ट 3 years और लास्ट 5 years और लास्ट 2 years you were not doing any employment, actually you were studying the patients। आप उस पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे, आप अपनी थेसिस और रिसर्च तैयार कर रहे थे। तो आपका ये सवाल भी खत्म कि सर हम तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं। कैसे हैं? अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं तो सर आ जाओ फिर, पीएफ, ईएसआई, एनपीएस काटो। वो आप काट नहीं रहे। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसा? ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मान ली, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो दे नहीं रहे आप क्या दे रहे हो? डिग्री या डिप्लोमा। ठीक, अच्छा ठीक, आपने फिर कह दिया सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सर लीव दे दो। गवर्नमेंट के रूल्स कहते हैं आपको पीएल मिलेगा, कैजुअल लीव मिलेगा, मेडिकल लीव मिलेगा, दे दो सर। वो तो आपसे दिए नहीं जाते। तो ये जो बिना मतलब के आर्गूमेंट्स करते हैं आपके कॉलेज वाले अकाउंटेंट्स वगैरह, और उनके बेसिस पे हम भी कुछ डाइवर्जन हो जाते हैं और हमारे कलीग्स भी हमें मिसरूट कर देते हैं कि नहीं हमारा जो स्टाइपेंड है वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल एज इन जो कॉलेज बोलेगा, मतलब कॉलेज कहेगा तो सैलरी है, दूसरा कॉलेज बोलेगा प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है। एक्ट तो गया भाड़ में। सर एक्ट को दोबारा से स्टडी करें, केस लॉज स्टडी करें। मेरे पास कम से कम 8 से 9 केस लॉज हैं अदर स्टेट के, जिसमें स्पेसिफिकली कहा भी गया है बेसिक डीए एचआरए जो भी आप दे रहे हो, दिस आर जस्ट अ नोमेनकल्चर, दिस डज नॉट पर्टेन टू बी अ सैलरी। And if this is not a salary, this is an stipend income, purely an stipend income meant for the education, that's a completely exempt income। सर अब एक अलग सवाल आता है, वो क्या? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी हमारी किताब का खर्चा, हमारा इस कॉलेज का फीस। नहीं बॉस, वहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है। यहाँ तक कि एक बालाचंद्रन कोर्ट जजमेंट में ये तक कहा गया है कि अगर स्टूडेंट, I am talking about student. Who are the student here? This is because this videos I am specifically making for the medical students. Medical students, I mean students, and by that I mean UG, PG, DCM, MCH। वहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि अगर एक स्टूडेंट अपने स्टाइपेंड इनकम से पैसा बचा रहा है और उससे वो सेविंग्स कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जेम्प्ट इनकम।
हम ये तो बात ही नहीं कर रहे कि वो खर्च क्या क्या कर रहा है, चाहे वो अपने घर आने जाने में खर्च करे, चाहे वो पार्टी में खर्च करे, चाहे वो अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग में खर्च करे, चाहे वो किताबों पे खर्च करे, चाहे वो नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन पे खर्च करे, या फिर बचे हुए पैसे का वो सेविंग्स करे। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन हियर, दैट हैज बीन कंप्लीटली रूल्ड आउट कि वो जो है कंप्लीटली एग्जम्प्ट इनकम है। दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, द क्वांटम ऑफ द अमाउंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। Only consideration is, only the point to be discussed is stipend. Whether stipend partakes the nature of scholarship or not. If it does, then it is a completely purely exempt income. Summarizing it, don't mislead your stipend income as a salary income or as a professional income. Don't misguide it that this is a subject to a quantum of expenditure. How we are going to prove the expenditure? I am not going to do any expenditure. मैं पूरे स्टाइपेंड को मेरे सेविंग्स कर रहा हूँ तो भी वो एग्जाम्प्ट है। मैं पापा से पैसे लेके मेरा पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी स्टाइपेंड में पूरा सेविंग्स कर रहा हूँ, कंप्लीटली एग्जाम्प्ट इनकम। ओके, डजंट मैटर इफ दे आर डिडक्टिंग एनी टीडीएस, आप उसका रिफंड क्लेम करिए। सेक्शन 1016 रिफंड क्लेम करिए। आप उस पैसे को अगर एफडी बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, शेयर बाजार में लगा रहे हैं, तो इन एनी केस डिक्लेयर दोज इनकम्स एज अ टैक्सेबल इनकम। मतलब स्टाइपेंड इनकम तो अभी भी एग्जाम्प्ट इनकम रहेगा, लेकिन जो एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, म्यूचुअल फंड से सेल प्रोसीड्स आ रहे हैं, शेयर से कोई गेन हो रहा है, आपको वो जरूर डिक्लेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप उसको भी मिस कर जाओ। स्टाइपेंड टैक्स फ्री है, उससे वजह से कोई इनकम आ रही है अगर, तो वो टैक्सेबल है। आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी दे रहे हो, वो इनकम है, डिक्लेयर दैट। उस पर टैक्स कैसे बचाना कैसे नहीं बचाना वो हम 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। डिक्लेयर ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कोई एसआईपी वगैरह लिया हुआ है म्यूचुअल फंड का जो 80C या 80D के अंदर कवर होता है, आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है 80E का, सर वो भी कवर करेंगे, उसका इंटरेस्ट भी क्लेम करेंगे। आपने कहीं होम लोन ले लिया है, स्टाइपेंड इनकम से भी आप होम लोन ले सकते हैं, स्टाइपेंड इनकम फिर भी टैक्स फ्री रहेगा। होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर करें। फाइल योर ITR इन एनी केस फॉर दिस ऑल द थिंग्स, डोंट मिस इट। ऐसा नहीं कि सर मेरा TDS तो कटा ही नहीं, मैं क्यों फाइल करूं? सर फाइल करना है। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, आपको फाइल करना है। बी स्मार्ट, डोंट गेट मिसगाइडेड। कोई क्वेरी हो, लेट मी नो यू। आई एम रेडी टू गिव यू ऑन रिटर्न दैट एनी स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय द मेडिकल स्टूडेंट, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ इस चीज़ को कि एनी स्टाइपेंड रिसीव्ड बाय द मेडिकल स्टूडेंट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री, विच शुड बी कवर्ड इन द 1016 ऑफ द एज अ स्कॉलरशिप granted to meet the cost of education। एक बात ईमानदारी की ये है कि द डॉक्टर्स प्रोफेशन इज द मोस्ट ट्रस्टेड फेथफुल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जो अभी ये रिसेंटली एक रिसर्च में भी आ चुका है। तो उस फेथ के साथ मैं आपको कहता हूँ बॉस, आपकी जो स्टाइपेंड इनकम है वो प्योरली टैक्स फ्री इनकम है। डोंट लूज योर हार्ड अर्न्ड मनी। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कोरोना में, तो आपके इस पैसे को लूज मत करिए। गेट इट बैक विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंटरेस्टिंगली आपको डिपार्टमेंट 6% इंटरेस्ट भी देता है उसके ऊपर, बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू टिल द डेट ऑफ ITR फाइलिंग। छोटा मोटा रिफंड नहीं बनता आपका। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मैंने खुद ने दिलवाए हैं, 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए तक का रिफंड। डज नॉट मैटर इवन इफ यू आर इन सर्विस। फाइल योर ITR, डिक्लेयर द स्टाइपेंड इनकम एज अ टैक्स फ्री इनकम अंडर सेक्शन 1016। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कोर्ट जजमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कनेक्ट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। सर नोटिस आया तो आने दो, आने दो, आए तो सही। वी आर रेडी टू फाइट फॉर इट। नोटिस नेवर मीन्स कि आपके घर पे छापा पड़ गया। नोटिस ओनली मीन्स सर क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्यों? आपके 26 AS में, AIS में, TIS में जो इन्फॉर्मेशन है और जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो वी नीड सम सेटिस्फैक्शन। डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है, किसी से भी मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्कॉलरशिप स्टाइपेंड दिखाया तो ही मांगेगा, किसी से भी मांग सकता है, आपसे भी, मुझसे भी, बिजनेसमैन से, सैलरीड से भी, नॉर्मल ITR से भी। दिस इज़ अ जेन्युइन फेनोमिना। डिपार्टमेंट के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं नोटिस भेजने के, डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू कवर दैट। तो आप नोटिस से ना घबराना, नोटिस आएगा उसका जवाब मैं दूंगा। आई एम देयर टू फाइट फॉर यू एंड प्रूव दैट आपके स्टेट में क्या है क्या नहीं है। मैंने एक स्टेट में ऐसा भी देखा है जहाँ हाई कोर्ट का जजमेंट है फिर भी कॉलेज TDS काट रहा है, जबकि कोर्ट जजमेंट है, और हर कॉलेज में नहीं कट रहा है। इंटरेस्टिंगली एवरी कॉलेज नॉट डिडक्टिंग इट, ओनली अ पर्टिकुलर कॉलेज। व्हाई? सर
इट्स आप और हम दोनों एक प्रोफेशन में हैं। हम वेल्थ प्रोफेशन में हैं, आप हेल्थ प्रोफेशन में हैं, विच इज़ को रिलेटेड फॉर द लाइफ, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू डेथ। हम एक बात तो जानते हैं, कौन किस टॉपिक पे कितना रिसर्च कर रहा है वो मैटर करता है। बाकी आप स्मार्ट हैं, आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी को दोबारा से एक अभिनंदन। कोरोना में अपना ध्यान रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो ही हमारा वेल्थ अच्छा होगा। योर हेल्थ इज़ आवर वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।